Hello everyone, welcome to the channel. In today's video, we will be studying chapter 3, Atmosphere and Climate from the new NCERT class 9 social science textbook. So let's start our chapter, that is chapter 3, Atmosphere and Climate. जब हम ये chapter पढ़ लेंगे तो हम ये कुछ questions है जो आंसर कर पाएंगे, जैसे कि कंपोजिशन क्या होता है एटमॉस्फेयर का, और जो डिफरेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर की वो अर्थ को कैसे अफेक्ट करती हैं, मॉनसून क्या होता है मैकेनिज्म का, और कैसे हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप आंसर कर पाएंगे जब ये आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आया होगा कभी कि जब हम ये हवा चलते हुए महसूस करते हैं, हम मौसम चेंज होते हुए देखते हैं, तो कभी सोचा है कि इसके कारण इसके पीछे कारण क्या है, क्या रीजनिंग है इसके पीछे। तो अगर मैं बोलूं इसका सबसे बड़ा रीजन है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो आज यही एटमॉस्फेयर हम देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है और ये कैसे, इसका क्या रोल प्ले करता है, इसके जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो कैसे हमारे प्लेनेट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एटमॉस्फेयर बोलूं तो एटमॉस्फेयर क्या है? एयर। एयर है, इसमें या बोल लो गैसेज है, या मिक्सचर ऑफ गैसेस जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ को सराउंड करके रखी है। जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ये जो एयर है वो हमारे अर्थ सरफेस को सराउंड करके रखे, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो एयर हम जो फील करते हैं ना, अपने बाल उड़ते हुए देखते हैं, अगर हम देखें अगर बहुत ज्यादा आंधी तूफान चलता है तो पेड़ पत्ते उड़ते देखते हैं, तो वो एयर जो हम महसूस कर पा रहे हैं उसे वही एयर। क्या उसमें, उस एयर में और क्या क्या चीजें होती हैं? वो होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है इसमें मल्टीपल गैस होती हैं, ये तो गैसेस हैं, एयर है, तो ये उड़ के भी तो प्लेनेट अर्थ से उड़ के भी तो जा सकती है, राइट। बट ये जाती क्यों नहीं है, ये प्लेनेट अर्थ पर ही क्यों रहती है? इसका रीजन क्या है? ग्रेविटी। इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आपने अपनी साइंस क्लास में पढ़ा होगा कि ग्रेविटी क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो हमारे प्लेनेट के अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटी है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटी है मतलब वो अपने पास सारे ऑब्जेक्ट्स को खींचेगा। तो अर्थ के पास क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ग्रेविटी है, तो वो क्या करता है? इस एयर को अपनी तरफ खींचता है। वो इस एयर को, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एयर जो है वो अर्थ के सराउंड ही रहती है, अर्थ से बाहर नहीं जाती। ठीक है, अर्थ के आसपास ही रहती है। जहां तक अर्थ की ग्रेविटी रहेगी वहां तक हमको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्थ के आसपास हमको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। अब ये रीजन हो गया कि ग्रेविटी के कारण एटमॉस्फेयर बाहर नहीं जाता। हमने देखा कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, एयर होती है जो हमारे अर्थ को सराउंड करके रखती है, ग्रेविटी उसको बाइंड करके रखती है अर्थ के आसपास। अब एक चीज बताओ, और क्या एटमॉस्फेयर कर रहा होगा हमारे लिए? तो अभी और क्या एटमॉस्फेयर कर रहा है? देखो, अर्थ की क्या, ये जो सन है ना, सन की क्या डायरेक्ट रेज। अभी मैं बोलूं कि हमारे एटमॉस्फेयर जो अर्थ को बहुत सारे सन की रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे? ये देखो, सन की ना अल्ट्रावायलेट रेज, ये जो डायरेक्ट रेज है, सन की जो डायरेक्ट रेज है, अगर वो अर्थ पर पड़ेंगी तो हमको ये हार्मफुल होगा। तो यहाँ पर ना एटमॉस्फेयर में तुम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है, एक ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर, ये हमको जो सन से आ रही हार्मफुल रेज जो होती है, सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं, सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं, हार्मफुल जो रेज होती हैं उनसे बचाती है। ठीक है, ये जो ओजोन लेयर होती है वो सन से आ रही जो हार्मफुल रेज होती है, यूवी रेज होती है, उनसे हमको कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में। तो हमारा एटमॉस्फेयर और क्या कर रहा है? अर्थ को सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे बचा रहा है। ठीक है, हार्मफुल रेज से बचा रहा है। अब तुमको आगे पता चलेगा इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये कैसे हमारी जो प्लेनेट अर्थ के जो मौसम है, वेदर है, सीजन्स है, क्लाइमेट है, वेदर, सीजन्स और क्लाइमेट्स को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज, अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है एटमॉस्फेयर का। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, देखो अगर मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि एटमॉस्फेयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या, लेकिन क्या सिर्फ इसमें गैसेस ही होती हैं? नहीं, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, इसमें वाटर वेपर होता है, जो कि वेरी करता है कि वाटर वेपर 0.1 से लेके 0.4 तक एटमॉस्फेयर में वेरी करता है कि कितना, जितना ज्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होगा उतना ज्यादा आपको मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी फील होगी। ठीक है,
तो एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज है। इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, इसमें वाटर वेपर भी होता है। ठीक है, अभी जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है इसमें कौन कौन सी गैस हो सकती हैं? एक तो बहुत कॉमन तुमको पता है कि अगर एटमॉस्फेयर है जिससे हम क्या ले रहे हैं? एयर है। एयर में एयर, अगर जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो मतलब ऑक्सीजन तो है एटमॉस्फेयर में, और दूसरा क्या है? नाइट्रोजन है। ये दो जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। बाकी जो गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ओजोन और हाइड्रोजन, ये भी पाई जाती है, लेकिन ये अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जिनका प्रोपोर्शन है एटमॉस्फेयर में जिन दो गैसेस का, वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये देखो इस डायग्राम को देखोगे ना तुमको समझ में आएगा कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है। ये जो पूरा ब्लू वाला पार्ट है वो नाइट्रोजन को डिनोट कर रहा है। मतलब अर्थ की जो गैसेज है, एटमॉस्फेयर है, उसमें सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, आर्गन 0.93% है, और जो अदर गैसेज हैं वो 0.03% है। ठीक है, ये हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आई होप जो पहला वाला जो क्वेश्चन था अब वो आंसर कर पाएंगे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर भी होता है, और जो अलग अलग जो गैसेज होती हैं वो अलग अलग प्रोपोर्शन में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, आर्गन 0.93% एंड अदर गैसेज। ठीक है, ये हो गया कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर मतलब क्या है? स्ट्रक्चर मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर क्या है? अभी एक एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जो कि हमारे अर्थ, जैसे कि ये हमारा अर्थ है ना, मान के चलो ये अर्थ है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स है इसको जो सराउंड करके रखी। सिर्फ एक लेयर नहीं है, बहुत सारी लेयर्स है। ठीक है, अब इन्हीं लेयर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है। और इन्हीं लेयर्स में क्या होता है, जैसे जैसे अपन हाइट में, जैसे जैसे अर्थ से दूर जाओगे और हाइट से मतलब हाइट में ऊपर जाओगे ना, तो तुमको टेम्परेचर वेरी करते हुए भी दिखेगा। हाइट मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड की, जो यहाँ एल्टीट्यूड बोल रहे हैं ना, वो हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम हाइट में ऊपर जाओगे तो ये एल्टीट्यूड में, जैसे एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे तो तुम्हें टेम्परेचर वेरी करते हुए दिखेगा। किसी लेयर में टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसी लेयर में टेम्परेचर कमेगा। इसका रीजन भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो क्या सबसे पहली जो लेयर होती है, जो सबसे पास होती है अर्थ के, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये वो लेयर है जो हमको वो एयर देती है जो हम ब्रीथ करते हैं। इसी लेयर में वो एयर होती है जो हम ब्रीथ करते हैं। इसी लेयर में हमारे क्लाउड्स होते हैं। इसी लेयर में सारे जो वेदर फेनोमेना है, जितने भी जो वेदर कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो इसी लेयर में होती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है। और इस लेयर में जैसे हम हाइट में ऊपर जाएंगे, जैसे हम हाइट में, एल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे, तो इस लेयर में क्या होगा? टेम्परेचर कमेगा। ठीक है, हमारी हवा ठंडी होगी। हम जितने जितने ऊपर जाएंगे ना, उतना उतना टेम्परेचर कमेगा। ठीक है, तो ये लेयर क्या है? इसमें क्लाउड्स पाए जाते हैं, सबसे पास होती है अर्थ के, और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि हमको ये एयर दे रही है। जिस जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो एयर दे रही है। ये यहाँ पे सारे हमारे वेदर फेनोमेना हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस, सारी चीजें हमको यहाँ देखने को मिलती है। कहाँ? ट्रोपोस्फियर में। और ये आता है ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज क्या है? ट्रोपोपोज एक ऐसा जोन है जिस जोन से जहां ट्रोपोस्फियर खत्म होता है, और दूसरा जो एटमॉस्फेयर का लेवल है जिसका नाम है, लेयर है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर, वो शुरू होता है। जहां पर ट्रोपोस्फियर खत्म हो रहा है और स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रोपोपोज। ये ट्रांजिशन फेज है। ठीक है, ये ट्रांजिशन फेज है। तो अब आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर किस चीज के लिए? सबसे एरोप्लेन देख के तुमको समझ में आ गया होगा कि इस स्ट्रेटोस्फियर में हम क्या करते हैं। यहाँ ये स्ट्रेटोस्फियर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, ये सबसे ज्यादा सुटेबल है एरोप्लेन्स को फ्लाई करने के लिए। ठीक है, एरोप्लेन के लिए सबसे ज्यादा, एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए, ये एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए सबसे सुटेबल जगह है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होते? क्लाउड्स नहीं होते, कोई वेदरी कंडीशन नहीं होती, जिसके कारण यही सबसे सुटेबल प्लेस होती है एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए। और जो मैंने तुम्हें ओजोन लेयर बताई थी, जो हमको सन की हार्मफुल रेस से बचाती है, वो ओजोन लेयर भी इसी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ठीक है, यूवी रेस से जो बचाती है हमको, वो ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर सेकेंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, अर्थ से सेकेंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, ये हो गया। अब मीजोस्फीयर थर्ड लेयर है। मीजोस्फीयर थर्ड लेयर होती है। ये मीजोस से याद रखो मीटेओराइट्स। ठीक है, मीटेओराइट्स ये क्या करती है? ये जो स्पेस से आ रहे जो मीटेओराइट्स होते हैं, ये उनको ये वाली वो जो मीटेओराइट्स होते हैं वो मीजोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं। ठीक है, वो जो स्पेस से जो मीटेओराइट्स आते हैं वो मीजोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं। ये मीजोस्फीयर का काम होता है। और
ये होता है। इसके बाद आती थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो थर्मोस्फियर क्या है, ये हमारी फोर्थ लेयर है एटमोस्फेयर की, फोर्थ लेयर, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, सैटेलाइट्स। सैटेलाइट क्यों हमने इसी लेयर को चुना है सैटेलाइट्स के लिए, अब ये देखते हैं। देखो इसमें सन की डायरेक्ट रेज, इसमें ओजोन लेयर नहीं है, ठीक है, थर्मोस्फेयर में ओजोन नहीं होता, और ये सीधा एक्सोस्फेयर के बाद, एक्सोस्फेयर बहुत पतली लेयर होती है, बहुत थिन लेयर होती है एयर की। तो थर्मोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सन की, जो ये मान के चलो सन है, ठीक है, और ये अर्थ है। अब क्या हो रहा है, और ये मान के चलो तुम्हें, ये थर्मोस्फियर है हमारा, ठीक है, थर्मोस्फियर वाला लेयर। तो ये जो सन से क्या आएंगे, सन से क्या आएगी, जो लाइट आएगी, एक्स रेज और यूवी रेज आएंगी। तो इस ये वाली जो थर्मोस्फियर है, इसमें भी मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है। तो इसमें जो गैसेज हैं, जो गैसेज के पार्टिकल्स हैं, वो गैस पार्टिकल्स, ये जो अल्ट्रावायलेट और जो एक्स रेज आ रही है, एक्स रेज आ रही है, यूवी रेज आ रही है, वो क्या करेंगे, इनको एब्जॉर्ब करेंगे। और अगर वो एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, अगर गैस मॉलिक्यूल्स इस हीट को, एक्स रेज और यूवी रेज को एब्जॉर्ब करेंगे, इसमें जो थर्मोस्फीयर में जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस लेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर ही बढ़ेगा, क्योंकि सन की जो डायरेक्ट रेज है वो इस लेयर में आ रही है, और जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है आयनोस्फीयर का। आइनोस्फीयर क्या होता है, ये देखो। अब क्या होता है, जो सन से जो चार्ज पार्टिकल, सन से क्या जो एक्सरेज आ रही हैं, ये जो आ रही है, वो क्या कर रही है, गैस पार्टिकल्स को क्या कर रही है, जो गैस पार्टिकल्स है उनको क्या कर रही है, चार्ज। क्या कर रही है, इनको चार्ज कर रही है, इनको चार्ज कर रही है, इनको गैस पार्टिकल्स को चार्ज करने के कारण गैस पार्टिकल्स क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो ये क्या बन, चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम, आयन्स बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, ये कौन सी लेयर बना लेगा, आयनोस्फीयर। अब मैं बोल रही थी कि सैटेलाइट क्यों लगाते हैं हम, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, ये आयनोस्फीयर के कारण ये यहाँ हमारे जो रेडियो स्टेशन होते हैं, जो रेडियो स्टेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, रेडियो वेव्स भेजते हैं, रेडियो वेव्स भेजते हैं ऊपर, ठीक है। ये रेडियो वेव्स क्या करती है, इस आयनोस्फीयर से टकरा के, ये आयनोस्फीयर इन रेडियो वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है अर्थ की तरफ, ठीक है। ये एक बॉल की तरह काम करता है। जैसे हम बॉल अगर ऊपर उछालें, वो बॉल में मतलब जैसे कि कोई बॉल होती है, अगर हम उसको वॉल में ऊपर उछालेंगे तो वो वॉल से टकरा के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तुम ऊपर फेंकोगे तो वॉल से टकरा के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो एक शील्ड की तरह, अर्थ के पास क्या ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ गिरेगा। इसलिए जो आयनोस्फीयर है, ये सारे जो गैस जो ये रेडियो वेव्स जो ऊपर जाएंगी, ये आयनोस्फीयर के एक बॉल की तरह एक्ट करेगा, इनको वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देगा अर्थ की तरफ, ठीक है। इसलिए जो सैटेलाइट्स हैं वो इस लेयर में लगाई जाती है, ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, ठीक है। थर्मोस्फीयर में एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है अरोरा, ठीक है। ये अरोरास वाला कॉन्सेप्ट है। इससे देखो ये क्या, अरोरास किसको बोलते हैं, अरोरास, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो सन से, सन क्या करता है, ये हमारा सन है, ठीक है, सन ये अर्थ है। सन क्या करता है, सन क्या करता है, यहाँ से ना एक चार्ज पार्टिकल्स छोड़ता है, चार्ज पार्टिकल्स, इन चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, ये इनको सोलर विंड बोलते हैं, ठीक है, सोलर विंड। ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये सोलर विंड जो होती है, ये सोलर विंड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स। ये कहाँ से आते हैं, सन से आते हैं अर्थ की तरफ, ठीक है। तो अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो तुम लोगों ने साइंस क्लास में पढ़ा ही होगा कि अर्थ के पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अर्थ क्या करती है, इन चार्ज पार्टिकल्स को अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ क्या करती है, खींचती है। अर्थ क्या करेगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ इन चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगी, खींचेगी। तो ये चार्ज पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, नॉर्थ साइड और यहाँ साउथ साइड। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास क्या, एटमोस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स भी है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर अभी एटमोस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एटमोस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स है यहाँ पर, ठीक है। ये इस वाले पर अभी यहाँ पर क्या है, अर्थ के ऊपर क्या है अभी, अर्थ, ये एटमोस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं। तो ये जो एटमोस्फेयर की जो एक थर्मोस्फेयर करके एक जो लेयर है, थर्मोस्फेयर, जो अभी अपन जिसके बारे में पढ़ रहे थे, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है। अब ये लेयर क्या करती है, थर्मोस्फेयर क्या करती है, इन चार्ज, थर्मोस्फेयर में क्या है, डिफरेंट गैसेज है, ठीक है। थर्मोस्फेयर में क्या है, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारी अलग अलग गैसेस हैं। उन गैसेस के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, इन चार्ज पार्टिकल्स के साथ क्या करेंगे,
चार्ज पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इन चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेंगे, वो इन चार्ज पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये जो ये चार्ज पार्टिकल्स है वो गैस मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ये एक नए एनर्जी इमिट करेंगे इन फॉर्म्स ऑफ लाइट। एनर्जी इमिट करेंगे, ये एनर्जी इमिट करेंगे इन फॉर्म्स ऑफ कलरफुल लाइट। ये कलरफुल लाइट के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेंगे, ठीक है। और ये जो कलरफुल लाइट है वो हमको कहाँ देखने को मिलेगी, अर्थ में नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में। तो जो नॉर्थ साइड को हम क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियलिस बोलते हैं इसको, बोरियलिस। और इसको साउथ वाले को बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियलिस, ठीक है। ये अरोरा का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है इसमें, जो सन होता है, सन से सोलर विंड आती है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सन की अर्थ की तरफ आते हैं। अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो इन चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर क्या है, थर्मोस्फेयर है, जिसमें बहुत सारे गैसेस हैं। वो गैस के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इन चार्ज पार्टिकल्स के साथ टकराएंगे और वो क्या करेंगे, वो जो लाइट एनर्जी इमिट करेंगे डिफरेंट कलर्स के फॉर्म में। तो वो जो कलर है वो डिफरेंट कलर्स है हमको नॉर्थ साइड और साउथ साइड देखने को मिलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। और जो नॉर्थ पोल पर रहेंगे उनको अरोरा बोरियलिस बोलेंगे और जो साउथ में रहेंगे उनको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलेंगे। और ये नाम कहाँ से लिया गया है, ये लैटिन लैंग्वेज से, अरोरा नाम लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। जो रोमन गॉडेस थी उनका नाम अरोरा था, उनसे ये नाम लिया गया, जिसका मतलब होता है मॉर्निंग लाइट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यही है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसको, जो नदर्न हेमिस्फीयर में जो लाइट दिखती है उसको हम अरोरा बोरियलिस बोलते हैं और जो सदर्न हेमिस्फीयर में दिखते हैं उसको हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस देखते हैं। ये अरोरा का कॉन्सेप्ट था। थर्मोस्फीयर में ये दो ही कॉन्सेप्ट है, एक आयनोस्फीयर वाला, एक अरोरा वाला। एक्सोस्फीयर एक थिन लेयर होती है अर्थ की, जो सबसे एक्सटीरियर, जो हमारी सबसे जो एक्सटीरियर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं और बहुत थिन लेयर होती है। ये इतनी थिन होती है कि इसमें से जो लाइट गैसेस होती है, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी, वो उड़ के फ्लोट होके स्पेस में चली जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा लाइट होती है और ये लेयर बहुत पतली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। और क्योंकि ये अर्थ से बहुत ऊपर है तो ग्रेविटी भी अर्थ का बहुत कम रहता है यहाँ पर, इसके कारण ये बहुत पतली लेयर होती है और यहाँ से जो गैसेज है, लाइट गैसेज जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन है, वो उड़ के स्पेस में चली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट था एक्सोस्फीयर का। देखो, तो वेदर और क्लाइमेट देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। तो वेदर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अभी आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ मौसम कैसा है अभी अभी प्रेजेंट में, तो आप बोलेंगे मैम क्लाउडी मौसम है, मतलब क्लाउड्स हैं, बारिश हो रही है, क्लाउड्स हैं, रेन हो रही है। तो ये क्या हो गया, अभी प्रेजेंट का कंडीशन बता रहे हैं मुझे, आज के दिन का बता। अभी मैं ये आपसे क्या बोलते हैं, अभी एक साल के बाद पूछूं तो भी वेदर कंडीशन ही होंगी, सीजन होगा फिर वो, ठीक है। फिर मैं पूछूं आपसे कि दिन का पूछूं कि आज का पूछा, फिर मैं आपको एक हफ्ते बाद का पूछूं कि एक हफ्ते बाद आपके यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही है, तो ये भी वेदर है। तो जो मैं आपसे डे टू डे और आवर टू आवर जो फेनोमेना चल रहा है आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, आवर टू आवर जो और डे टू डे जो फेनोमेना चल रहा है आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, उसको हम बोलते हैं वेदर कंडीशंस में, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है बेटा, क्लाइमेट होता है कि अगर हम एवरेज वेदर देखें, एवरेज वेदर किसी भी जगह का, एक पर्टिकुलर जगह का एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक मतलब बहुत बड़ा शहर, पूरा शहर ले लो या पूरा एक स्टेट ले लो, एक स्टेट का एक एवरेज वेदर देखो तुम 30 साल तक, एक एक्सटेंडेड पीरियड तक, अच्छे खासे मतलब कम से कम 20-30 साल तक तुम वो पीरियड देख रहे हो कि यहाँ पर एवरेज वेदर देख रहे हो कि कैसा वेदर होता है, कि समर यहाँ पर मई से शुरू हो जाती है, बारिश यहाँ पर जून से शुरू हो जाती है, और जो क्या बोलते हैं विंटर है वो नवंबर या अक्टूबर से शुरू हो जाती है। तो तुमको समझ में आएगा कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो तुम उसका एक एवरेज एक क्लाइमेट निकाल पाओगे कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। तो क्लाइमेट क्या होता है, एक एवरेज वेदर होता है किसी भी जगह का, पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये एक्सटेंडेड पीरियड कितना हो सकता है, ये 30 साल हो सकता है, 30 इयर्स, 20 इयर्स हो सकता है, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक हम किसी भी जगह का अगर वेदर नोटिस करें तो उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। और वही हम डे टू डे कंडीशंस की बात करें, आवर टू आवर कंडीशन की बात करें, इसका मतलब हम वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लाइमेट और वेदर। अब देखते हैं कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो सबसे पहला जो एलिमेंट है जो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है वो होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर
टेम्परेचर हर जगह पर वेरी करता है, हर डे टू नाइट वेरी करता है, सीजन टू सीजन वेरी करता है, ठीक है। टेम्परेचर हमारा हर जगह पर अलग अलग होता है। और इसका मेन रीजन क्या है, क्यों होता है ऐसा? इसका मेन रीजन होता है इंसोलेशन, ठीक है। इंसोलेशन क्या होता है, जो सन के द्वारा जो रेज आ रही होती है उनके थ्रू जो हीट होती है, जब हमारी अर्थ वो हीट को ट्रैप कर लेती है तो उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके कारण जो टेम्परेचर है अलग अलग होता है। और टेम्परेचर एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड रहता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होती है। तो जैसे जैसे हाइट कम या ज्यादा होगी, अगर हाइट बढ़ रही है तो जनरली आप देखोगे कि टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जब भी हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और इसी चीज पे एक ये देखो, ये मान के चलो सन है, इस चीज को अच्छे से समझो कि हाइट से कैसे वेरी करता है। और ये अर्थ है, ठीक है। हमारा अर्थ थोड़ा टिल्टेड है, तो जो इक्वेटर, ये आपको पता होगा कि ये वाला जो पार्ट होता है अर्थ का, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है हमारा इक्वेटर, ये सन है। तो सन का जो डायरेक्ट रेज होता है, जो सन का जो डायरेक्ट रेज होगा वो कहाँ आएगा, वो इक्वेटर पे सीधा आएगा, ठीक है। तो अर्थ ज्यादा हीट कहाँ ट्रैप करेगी, इक्वेटर पे ट्रैप करेगी, यहाँ पर ज्यादा हीट ट्रैप करेगी, तो मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। और ये क्या है, हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट रेज नहीं जा रही है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, राइट। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जब डायरेक्ट रेज नहीं जा रही है तो मतलब हीट यहाँ कम, ज्यादा रेज नहीं आ रही है, मतलब ज्यादा हीट भी ट्रैप नहीं करेगी यार, तो मतलब यहाँ टेम्परेचर कम रहेगा। इसका मतलब जैसे तुम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ोगे, इक्वेटर से पोल की तरफ आएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कमेगा, टेम्परेचर क्या होगा, कमेगा। और हम अगर पोल से अगर इक्वेटर की तरफ देखें तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, इक्वेटर पे टेम्परेचर क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमारा सन से हमारी अर्थ टिल्टेड है, तो सन की जो डायरेक्ट रेज है वो कहाँ आ रही है, इक्वेटर पे आ रही है। तो जहां ज्यादा रेज आएंगी वहां ज्यादा हीट ट्रैप होगी, तो अगर ज्यादा हीट ट्रैप होगी मतलब यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि टेम्परेचर हर जगह पर वेरी करता है। और ये देखो, द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, जो इंसुलेशन है वो डिक्रीज होगा इक्वेटर से पोल्स की तरफ, ठीक है। हो सकता है ये चीज क्लियर हुई। फिर देखो अलग अलग जोन्स होते हैं हमारे, जो इसी टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग जोन्स होते हैं। तो ये जो टॉरिड जोन होता है, टॉरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जोन होता है, जिसमें इक्वेटर भी बीच में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जोन को हम टॉरिड जोन बोलते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है क्योंकि ये क्या है, इक्वेटर के पास वाला जोन है, ठीक है। अब फिर उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में टेम्परेट जोन आता है, ठीक है। इस टेम्परेट जोन में, इस टॉरिड जोन से टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। इस टेम्परेचर से टॉरिड जोन के कंपैरिजन में टेम्परेट जोन का टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रिजिड जोन की, तो फ्रिजिड जोन का टेम्परेचर सबसे कम रहेगा, टेम्परेट जोन से भी कम रहेगा, क्योंकि ये और पोल के पास है, ये टॉरिड जोन से और दूर है, ठीक है, क्योंकि ये पोल के पास है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। फिर आता है हमारा ह्यूमिडिटी। एक और जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है वो होता है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है जब, और ये वाटर वेपर का रेंज वेरी करता है 0.1 से लेकर 0.4 तक। तब जो वाटर वेपर है, अगर एटमॉस्फेयर में, एयर में वाटर वेपर बढ़ जाएगा, वाटर वेपर अगर एयर में बढ़ जाता है तो क्या फील होगा, हमको चिपचिपापन फील होता है, ठीक है। हम जब तुम लोगों ने कभी ऐसे कंडीशन देखी जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, या कभी ऐसा मौसम होगा, बारिश का मौसम होगा, बहुत चिपचिपा फील होता है। वो चिपचिपा क्यों फील होता है, क्योंकि हमारे एयर में वाटर वेपर बढ़ जाता है। तो जब वाटर वेपर एयर में बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी कॉज होगी, वो जो चिपचिपापन है उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है, देखो प्रेसिपिटेशन होता क्या है, देखो किसी भी फॉर्म में अगर वाटर क्लाउड से अर्थ की तरफ गिरता है, अर्थ सरफेस पर गिरता है किसी भी फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, स्लीट के फॉर्म में, ठीक है, रेन के फॉर्म में और स्नो के फॉर्म में, ठीक है। किसी भी फॉर्म में अगर वाटर अर्थ सरफेस पे गिर रहा है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन होता कैसे है, देखो सन की हीट के कारण रिवर्स का जो वाटर है, सी रिवर या जो वाटर बॉडीज का जो वाटर है वो क्या होगा, वेपर बनेगा, ठीक है। क्या होगा, वाटर वेपर बनेगा,
वेपर बनेगा। अब ये जो वाटर वेपर है वो कहाँ जाएगा, किसके साथ मिक्स हो जाता है, एयर के साथ, एयर एटमॉस्फेयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है, एटमॉस्फेयर के साथ। तो अब ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या वाटर वेपर बढ़ गया, तो जब ये एटमॉस्फेयर ऊपर जाएगा, हाइट में जाएगा, और मैंने कहा कि हाइट के साथ क्या बढ़ता है, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो जब ये एयर बहुत ऊपर चली जाएगी, राइज होगी, तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंडेंस होगा, हवा ठंडी हुई, ये कंडेंस हुआ तो जो वाटर ड्रॉपलेट, ये क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट में कंडेंस हो गया। तो जब ये जो वाटर ड्रॉपलेट बहुत हैवी हो जाएंगे, वाटर और ज्यादा बढ़ जाएगा इनमें, और ज्यादा हवा ठंडी होगी और ये कंडेंस हो जाएंगे, इनमें वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये प्रेसिपिटेशन, रेन, स्नो और हेल के फॉर्म में ये अर्थ सरफेस की तरफ गिरेंगी। अर्थ सरफेस पर क्यों गिरेंगी, क्योंकि अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी है, तो ये अर्थ सरफेस पे गिरेंगी। ये रेन के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में जब अर्थ सरफेस पे गिरेंगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा देखो, जो प्रेशर एयर एक्सर्ट कर रही है, एयर का वेट, एयर का भी वेट है, ठीक है, जैसे तुम लोग अभी स्कूल बैग कैरी करते हो और उस स्कूल बैग कैरी करके चलते हो तो तुमको बहुत भारी भारी फील होता है ना, वैसे ही एयर का भी एक वेट होता है, जो एयर का वेट जब कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अर्थ सरफेस पर, एयर का वेट जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है अर्थ सरफेस पर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो एयर का जो वेट है, वो एयर का जो वेट जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अर्थ सरफेस पर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब ये एयर प्रेशर होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर चलता कैसे, किस तरफ से कैसे मूव करता है, देखो एयर प्रेशर ना हाइट के साथ डिक्रीज होता है। अब हाइट के साथ कैसे डिक्रीज होगा, एल्टीट्यूड के साथ एयर प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एयर का वेट, ठीक है। तो जहां एयर ज्यादा होगी वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, जहां एयर कम होगी वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो मैंने क्या बोला, अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी है, ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी होने के कारण सबसे ज्यादा एयर कहाँ रहेगी, अर्थ के पास रहेगी, ठीक है, अर्थ के पास, जितना आप अर्थ के पास रहेंगे उतनी ज्यादा एयर रहेगी और उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। और जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाएंगे तो अब यहाँ पर ग्रेविटी भी कम होगी, मतलब क्या होगा, एयर भी कम होगी, यहाँ पर एयर भी फ्लोट करेगी यहाँ से वहां। तो एयर अगर यहाँ फ्लोट करके ऊपर चली जाएगी या कहीं और चली जाएगी तो यहाँ पर एयर कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर भी तो कम होगा ना, एयर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो हाइट के साथ क्या हुआ, हाइट बढ़ी तो एयर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। होप सो ये चीज समझ में आई हो आपको। और जहां देखो, यहाँ देखो, हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर। और अगर ये देखो, ये जो मैं तुम्हें वर्टिकल, ये जो बात बता रही हूँ ना मैं तुमको, कि एयर के साथ जब एयर प्रेशर, जहां एयर कम होगी वहां प्रेशर कम होगा, एयर ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब हाइट बढ़ती है तो वहां पर एयर कम होती है तो प्रेशर ज्यादा होता है, तो मतलब प्रेशर भी कम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये किसकी चीज हो गई, ये वर्टिकली चीज, ये वर्टिकली बात करी हमने। अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूं, मैं अर्थ सरफेस पे ही बात करूं, तो अर्थ सरफेस पे अगर हम अर्थ पे ही बात करें तो भी तो एयर प्रेशर वेरी करता है ना, अर्थ सरफेस पर भी एयर प्रेशर वेरी करेगा, सारी जगह पर एक सेम एयर प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड रहेगा। यहाँ पर काय पे डिपेंड था एयर प्रेशर, हाइट पे, और यहाँ काय पे डिपेंड रहेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड है, यहाँ पर देखो, जब हवा गर्म होगी, एयर गर्म होगी, हीट होगी, सन की हीट लग रही है एयर में, एयर गर्म होगी तो क्या होगी, लाइट होगी, हल्की होगी तो वो राइज होगी, ठीक है, राइज होगी मतलब अब हवा, जैसे कि ये देखो अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, ये यहाँ पर ये हवा है, ठीक है, ये एयर है, ठीक है। एयर पे क्या हुआ, एयर क्या हुई, गर्म हुई, ये एयर गर्म हो गई, एयर क्या होगी, एयर का टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म हो गई, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि लैंड ज्यादा जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू ओशियन वगैरह, ठीक है। तो लैंड जल्दी गर्म हुई, सन की हीट के कारण एयर गर्म हुई, अर्थ गर्म हुई तो एयर गर्म हो गई, एयर गर्म हुई तो वो क्या होगी, राइज होगी,
ठीक है, तो ये एयर उड़ने लगी, यहाँ से राइज हुई। तो अब जब यहाँ पर तो एयर बची ही नहीं, ये सरफेस पे एयर नहीं बची, ये तो उड़ गई, यहाँ पर एयर क्या हो गई, कम हो गई। तो जो यहाँ पर एयर कम हुई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर कम होगी तो एयर प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो एयर थी वो तो उड़ के ऊपर चली गई, क्योंकि वो उसमें टेम्परेचर बढ़ा, एयर लाइट हुई, राइज हो गई। तो जब वो राइज हो गई तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, इस स्पेस में ये वाली स्पेस तो खाली हो गई ना, ये वाली स्पेस तो खाली हो गई, यहाँ पर तो कम एयर बची, कम एयर बची मतलब एयर प्रेशर कम हो गया। तो क्या अब इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये एयर प्रेशर का कंडीशन। वर्टिकली क्या होता है, वर्टिकली काय पे डिपेंड है, हाइट पे डिपेंड है। अगर हाइट बढ़ेगा तो एयर प्रेशर कम होगा, अगर हाइट कम रहेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहेगा। उसका रीजन मैं बता चुकी हूँ। और टेम्परेचर का भी यही कारण है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो एयर प्रेशर कम रहेगा, टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि हवा ठंडी है। और विंड कैसे मूव करती है, अब हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब देखो एयर प्रेशर कम ज्यादा तो तुमने देख लिया कैसे होता है, तो एयर अब विंड कैसे मूव करेगी, विंड होती क्या है, जब हमारी है ये हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है, हाई प्रेशर एरिया है, ये हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है, ये हाई प्रेशर एरिया, ठीक है, और ये लो प्रेशर एरिया है। तो विंड कैसे मूव करती है बेटा, विंड हमेशा जो एयर है वो कैसे मूव करेगी, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। ठीक है, हमारा वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर आता है ना, तो वैसे ही हमारी एयर है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में एंटर करेगी। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे दिया है, ये हाई प्रेशर दिया है, ये हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर से हमारी विंड कहाँ मूव कर रही है, ये देखो हमारी विंड कहाँ आ रही है, लो प्रेशर एरिया में आ रही है, राइट। हाई प्रेशर एरिया से कहां मूव कर रही है, लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो जब एयर हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड। ठीक है, विंड हो गई ये। तो अब आपको समझ में आया कि डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं इसके जो इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला क्या था, टेम्परेचर, फिर आया ह्यूमिडिटी। देखो टेम्परेचर, पहला क्या था, टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर था, फिर दूसरा आया ह्यूमिडिटी, फिर आया प्रेसिपिटेशन, फिर आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर उसके बाद था विंड। ठीक है, और यहाँ पर अब विंड का आपका स्पीड दिया गया है कि यहाँ पर अलग अलग जो काम विंड होती है वो 0 to 1 स्क्वायर किलोमीटर पर आवर होती है, जो काम होती है, जो हम स्मोक वर्टिकली चलती है और जो ज्यादा हमको इफेक्ट नहीं करती कुछ। लाइट ब्रीज जो हम फील कर पाते हैं, जैसे कि हम अपने फेस पे फील कर पाते हैं, जो पत्तियां वगैरह उड़ते हुए देख पाते हैं, उसको लाइट ब्रीज बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रीज क्या होती है, जो 39 किलोमीटर पर आवर से लेके 49 किलोमीटर पर आवर की तक की रहती है, जिसमें हम जो बड़ी बड़ी जो पेड़ की जो ब्रांचेस हैं उनको भी हम थोड़ा हिलते हुए देखते हैं। जो अम्ब्रेला है वो डिफिकल्ट हो जाता है कैरी करना, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रीज। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज्यादा, जब एयर की स्पीड, विंड की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, मान के चलो विंड की स्पीड 103 किलोमीटर पर आवर से लेके 117 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड से हवा चल रही है तो उसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। और ये बहुत डिजास्टर्स कंडीशन है, इसमें बहुत ज्यादा हम नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि अभी तूफान आया था एक जगह पर, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी जगह है वो, पर वो भी वहां पर भी स्ट्रॉम आया। तुम लोगों ने स्ट्रॉम के इफेक्ट्स देखे होंगे कि लोगों की छत उड़ जाते हैं, कितना ज्यादा डिजास्टर्स इफेक्ट होता है स्ट्रॉम का। तो ठीक है, स्ट्रॉम एक डिजास्टर्स कंडीशन हो जाती है जहां पर विंड की स्पीड 103 किलोमीटर पर आवर से लेके 117 किलोमीटर पर आवर तक होती है। देखो अब विंड भी दो टाइप की होती है। लोकल विंड जो होती है, विंड क्या होती है, जो लोकल विंड्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है, उनका नाम देख के समझ में आ रहा है। देखो सी ब्रीज क्या होती है, सबसे पहले ये देखो सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट देखो। मैंने तुमको एक चीज अभी पहले बोली थी, तुमको पता नहीं याद है कि नहीं, वो ये था कि सी ब्रीज ये है, देखो जो लैंड का जो टेम्परेचर है, लैंड का टेम्परेचर और सी का जो टेम्परेचर है, सी के कंपैरिजन में जो लैंड का टेम्परेचर है वो जल्दी कम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सी। सी देर से गर्म होती है, देर से मतलब सी मतलब वाटर, जो वाटर है, जो ओशियंस हैं वो देर से गर्म होंगे और देर से ठंडे होंगे। वहीं हमारी जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो सकती है और जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब तुम सी ब्रीज देखो। अब क्या होता है कि डे का टाइम है, दिन का टाइम है, तो दिन में जब लैंड पर, यहाँ पर जमीन पर, अर्थ पर
सन पड़ा, सन की रेस पड़ी, सन की रेस पड़ी, सन रेस पड़ी इस पे। सन की रेस के कारण क्या हुआ, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया मतलब क्या होगा, यहाँ की एयर राइज होगी, एयर राइज होगी, एयर राइज होगी, एयर राइज होगी तो एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, राइट। एयर प्रेशर क्या कम होगा, तो ये कौन सा जोन बन गया, लो प्रेशर एरिया जोन बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, सॉरी मैंने ये वाला एरो लगाया यहाँ पर, एयर प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। एयर प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है यहाँ पर। और यहीं पर क्या है, सी है, ये इसका टेम्परेचर लैंड के कंपैरिजन में तो क्या है, कम है। इसका टेम्परेचर, सी का टेम्परेचर लैंड के कंपैरिजन में तो कम है, ये तो सन के कारण गर्म हुई, लेकिन ये तो उतने जल्दी गर्म नहीं हो पाई। तो सी का टेम्परेचर लैंड के कंपैरिजन में कम होने के कारण यहाँ एयर जो है वो उतनी ज्यादा राइज नहीं हुई है, तो यहाँ पर एयर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर एयर ज्यादा है तो एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर एयर प्रेशर ज्यादा होगा, हाई एयर प्रेशर एरिया बन गया, ये हाई प्रेशर एरिया, ठीक है, हाई एयर प्रेशर वाला एरिया बन गया। यहाँ पे एयर प्रेशर क्या ज्यादा है, और मैंने क्या बोला कि विंड कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया मूव करती है विंड, राइट, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। और तो अभी हाई प्रेशर कहाँ है, दिन में हाई प्रेशर कहाँ जा रहा है, सी के पास है, हाई टेम्परेचर कहाँ है अभी, सी के पास है, और लो टेम्परेचर कहाँ है, लैंड के पास है। तो हमारी विंड कैसे मूव करेगी, सी टू लैंड, सी टू लैंड मूव करेगी विंड। तो जब हमारी विंड सी टू लैंड मूव करती है, जब सी का टेम्परेचर कम होता है लैंड से और एयर प्रेशर ज्यादा होता है लैंड से, तो हमारी जो विंड है वो सी टू लैंड मूव करती है और उसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है। और लैंड ब्रीज जस्ट इसका अपोजिट लैंड ब्रीज होता है, और ये हमको रात में देखने को मिलता है। लैंड ब्रीज क्या होता है, मैंने तुमको अभी बोला कि जो लैंड का जो टेम्परेचर है एज कंपेयर टू सी जल्दी कम ज्यादा होता है। तो अब रात हुई तो ये ठंडी हो गई, यहाँ लैंड का टेम्परेचर रात हुई तो ये जल्दी ठंडी हो गई, लेकिन अभी सी तो गर्म है, सी तो अभी अभी इसका टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हुआ था, इतने में ये ठंडी हो गई, पर ये तो अभी गर्म ही है, तो इसका टेम्परेचर तो ज्यादा ही है। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पर एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा, और यहाँ पर एयर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है, तो यहाँ पर एयर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अभी विंड कैसे मूव करेगी हमारी, हाई, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर एरिया है, हाई एयर प्रेशर एरिया है, हाई एयर प्रेशर एरिया है, और ये क्या है, लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर एरिया है। तो हमारी विंड कैसे मूव करेगी, ऐसे हमारी विंड हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया जाएगी, और इस बार कहाँ जाएगी, लैंड टू सी। तो जब रात के टाइम पे जब हमारी विंड लैंड टू सी मूव करेगी तो हम उसको लैंड ब्रीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट। सीजन्स ऑफ इंडिया देखते हैं, सीजन्स इंडिया में कितने सीजन्स होते हैं। हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो वेदर और क्लाइमेट को स्टडी करती है, फोरकास्ट करती है, गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसी जो वेदर को और क्लाइमेट को स्टडी करती है, और स्टडी करती है वेदर और क्लाइमेट को, ठीक है, और फोरकास्टिंग करती है। इसने हमारे जो मॉनसून, हमारे जो 12 मंथ्स है इंडिया में, उनको 4 सीजन्स में डिवाइड किया है। वो 4 सीजन्स क्या है, विंटर, समर, मॉनसून और पोस्ट मॉनसून। विंटर सीजन जो है वो जनरली दिसंबर टू अप्रैल तक हमको देखने को मिलेगा। जो कोल्डेस्ट मंथ है वो दिसंबर माना जाता है और जनवरी माना जाता है। इसमें नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस होता है, और इक्वेटर के पास ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण हमको यहाँ पर 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा इक्वेटर के पास। समर जो है, समर प्री मानसून जो कि वो कहाँ से शुरू हो जाता है, वो अप्रैल टू जून हम प्री मानसून समर हम देखने को मिलता है। अप्रैल से गर्मी लगने लगती है, तो अप्रैल से हमारा समर स्टार्ट हो जाता है, और जो प्री मानसून जून में देखने को मिल जाता है, मतलब बारिश जून से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर मानसून और रेनी सीजन, एडवांसिंग मानसून, जहां पर पूरी तरीके से मानसून हो जाता है। तो पूरी तरीके से मानसून तो पूरे इंडिया में पूरा जुलाई ले लेता है, आते आते पूरा मानसून पूरा कवर होते होते नॉर्थ तक आते आते पूरा जुलाई हो जाता है। बट यहाँ पर जो पूरा अगर मानसून हम जनरली देखें तो जून से एंटर हो जाता है इंडिया में, तो जून टू सितंबर हम मानसून देखेंगे, ठीक है। और इसको साउथ वेस्ट समर मानसून बोलते हैं। और पोस्ट मानसून क्या होता है, जो रिट्रीटिंग मानसून, जब हमारा मानसून जाने लगता है, रिट्रीटिंग मानसून जब मानसून खत्म होने लगता है उसको पोस्ट मानसून बोलते हैं। और ये अक्टूबर टू दिसंबर देखने को मिलता है हमको।
अक्टूबर टू दिसंबर। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अक्टूबर एंड नवंबर आर यूजुअली क्लाउडलेस। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जनरली हमको यहाँ पर सूखा देखने को मिलता है, इस टाइम पर यहाँ पर बारिश नहीं होती ठंडी के टाइम पर, ठीक है। और हिमालयन स्टेट टेम्परेट जोन है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मली कम रहता है, तो यहाँ पर दो मौसम, दो एडिशनल सीजन देखने को मिलते हैं हमको, ऑटम और स्प्रिंग, ठीक है। ये हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से था। और अगर मैं यही बोलूं कि हमारा जो पास्ट ट्रेडिशनल जो कैलेंडर है, ट्रेडिशनली हमारे जो इंडिया है उसके 12 मंथ्स को कितने में डिवाइड किया गया था? 6 सीजन्स में डिवाइड किया गया था। वो 6 सीजन्स कौन कौन से हैं? स्प्रिंग, समर, मॉनसून, अर्ली ऑटम एंड लेट ऑटम, विंटर, ठीक है। ये 12 मंथ को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और इनके यहाँ पर ये अलग अलग नेम दिए हैं, जो आपने अपने मम्मी लोगों से या दादी लोगों के मुंह से सुना होगा कि बसंत ऋतु चल रही है। हम लोगों ने हिंदी में बसंत ऋतु ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो ये क्या है? ये हमारे सीजन्स के नाम है। ये बसंत ऋतु सीजन है। ऋतु क्या होता है? सीजन्स होते हैं। और ये जो मंथ, ये मंथ के नाम है। ये जो चैत्र वैशाख है ना, ये मंथ से बोलते हैं। और उनको हमारे ये जो जॉर्जियन कैलेंडर है उसके हिसाब से मंथ मार्च अप्रैल ये बोलते हैं, ठीक है। तो जो बसंत है वो सीजन है, इसको चैत्र वैशाख, ये मंथ किस में आता है? चैत्र वैशाख में, मार्च एंड अप्रैल। ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़, मई और जून। वर्षा श्रावण भाद्रपद, जुलाई एंड अगस्त। शरद अश्विन और कार्तिक, सितंबर एंड अक्टूबर। हेमंत मार्गशीर्ष, पौष, नवंबर एंड दिसंबर। और शिशिर माघ, फाल्गुन, जनवरी एंड फरवरी, ठीक है। ये डिफरेंट वो है ये सीजन के हिसाब से। ये तुम यहां से देखो, ये सबसे पहला कौन सा है? बसंत। बसंत कौन सा हुआ? स्प्रिंग, स्प्रिंग। फिर दूसरा कौन सा है? समर। समर को क्या बोल रहे हैं? ग्रीष्म। वर्षा मतलब रेनी, मॉनसून, मॉनसून, मॉनसून। शरद, शरद क्या है तुम्हारा? ऑटम, ऑटम। लेट ऑटम, हेमंत, लेट ऑटम है ये, ठीक है। लेट ऑटम को क्या बोल रहा है? हेमंत। और शिशिर को विंटर, शिशिर को क्या? विंटर, ठीक है। स्प्रिंग क्या है? बसंत, ग्रीष्म समर, वर्षा मॉनसून या रेनी सीजन, शरद ऑटम, हेमंत लेट ऑटम और शिशिर विंटर, ठीक है। और ये मंथ्स के नाम है, जनवरी, फरवरी को माघ, फाल्गुन, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है। जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा जो 12 महीने होते हैं उनको 6 सीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है मॉनसून। मॉनसून स्टार्ट करते हैं। मॉनसून, तो देखो मॉनसून क्या होता है। अब आगे मुझे ये बताओ, क्या हमारी जो विंड्स हैं वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती हैं? जो विंड्स हैं क्या वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं? नहीं, जो विंड्स हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं। सीजन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज करती हैं। तो ये जो सीजन के कारण जो डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉनसून, ठीक है। जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, ठीक है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड को हम क्या बोलते हैं? मॉनसून। जब हमारी विंड, जब ये जो विंड्स होती है, जो विंड्स हवाएं चलती है, जो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो हवाएं चलती हैं, जो एयर चलती है, मूव होती है, उसको हम, और जब ये जो एयर है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती, सीजन चेंज होने के साथ जब ये एयर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉनसून बोलेंगे। तो उसका मतलब क्या होगा? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज कॉल्ड मॉनसून, ठीक है। अब मॉनसून को मॉनसून क्यों बोलते हैं? अब मॉनसून को हम मॉनसून क्यों बोलते हैं? ये कॉन्सेप्ट नाम किसने दिया? तो एक अरब सेलर्स थे। एंशियंट टाइम में क्या होता था कि अरब सेलर्स यहाँ इंडिया आया करते थे। वो कैसे आते थे? और वो शिप्स के थ्रू आते थे, सेल करके। तो वो शिप्स के थ्रू कैसे आते थे? उन्होंने नोटिस किया कि जो अब शिप्स को क्या किसकी जरूरत है? विंड की जरूरत है सेल करने के लिए। तो वे इन विंड्स का यूज करते थे। जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उस डायरेक्शन के हिसाब से, जब इंडिया की साइड विंड चल रही है तो उस इंडिया की डायरेक्शन में विंड चल रही है तो वो इंडिया की डायरेक्शन में उस टाइम पर इंडिया के लिए आते थे। तो ये जो विंड्स हैं इन्होंने हेल्प किया इनको, जो एंशिएंट जो अरब सेलर्स को, कि वो इंडिया पर आ पाए और इंडिया से जा पाए। तो उन्होंने जब ये नोटिस किया कि विंड अपना डायरेक्शन चेंज करती है, सीजन जब चेंज होते हैं विंड अपना डायरेक्शन चेंज करती है, तो इस चेंज को उन्होंने नाम दे दिया मौसम। उन्होंने इसको बोला मौसम, जो कि जिसका मतलब था सीजन, जिसका लिटरल मीनिंग क्या था? सीजन, जिसका लिटरल मीनिंग था सीजन। और जो बाद में हम लोग क्या बोले इसको?
उसके मॉनसून के नाम से इसको जानने लगे, जिससे हम लोग किसके नाम से जानने लगे, मॉनसून। और उसको अरब सेलर्स ने क्या नाम दिया था, मौसम। और क्यों दिया था, क्योंकि वो शिप से आते थे यहाँ सेल करके, और वो शिप को चलाने, सेल करने के लिए किस चीज की जरूरत है, विंड की जरूरत है, और जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी उस डायरेक्शन में हेल्प होगी शिप को सेल करने के लिए। तो इसी कारण जब उन्होंने देखा कि अगर उनको इंडिया आना है और इंडिया जाना है तो उनको इन विंड्स को फॉलो करना पड़ेगा, और तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर विंड में चेंजेस होते हैं, तो उन्होंने इन चेंजेस को नाम दे दिया क्या, मौसम। और वो बाद में चल के मानसून जाना गया, और उसका मतलब क्या होता था, सीजन। ठीक है, ये होता है हमारा मानसून। अब आगे बढ़ने से पहले एक ये चीज देखो कि अब देखो इंडिया में हमेशा से एग्रीकल्चर चल रहा है, और हमेशा से एग्रीकल्चर चल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमको, अगर हमेशा से एग्रीकल्चर चल रहा है तो मतलब हमको अब एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर डिपेंड कहाँ पे रहता है, रेनफॉल पे, राइट। एग्रीकल्चर डिपेंड कहाँ पे रहता है, रेनफॉल पे। तो रेनफॉल कब होने वाला है, ये जानना तो उस टाइम पर भी जरूरी था जितना अभी जानना है, पर उस टाइम पे कोई वेदर फोरकास्ट तो रहता नहीं था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंशिएंट टाइम में तो नहीं था। तो उस टाइम पे क्या किया था, तो कुछ एंशिएंट स्कॉलर्स थे, जैसे कि ब्रह्ममहिरा जैसे कुछ एंशिएंट स्कॉलर थे जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, जैसे कि बृहद संहिता। इन्होंने अपनी जो बुक थी बृहद संहिता, उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा कि कैसे एग्रीकल्चर होता है, कैसे वेदर को कैसे आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कब रेनफॉल होने वाली है, कब रेनफॉल नहीं होने वाली। और ये इन्होंने 3 चीजों के थ्रू बोला था, 3 चीजों के थ्रू ये जो टेक्निक है, जो मून और सन का जो पोजीशन है स्काई में, उसको देख के हम बता सकते हैं कि कब रेनफॉल हो रही है। जो नक्षत्र है, जो लूनार मेंशन है, इनको देख के हम बता सकते हैं कि कब रेनफॉल होने वाली। ऐसी 2 बुक्स थी जिनके बारे में जिसमें ये नॉलेज दिया गया था, एक थी ऋषि पार्शर और एक थी बृहद संहिता। बृहद संहिता बारहमहिरा ने लिखी थी, ठीक है, बृहद संहिता बारहमहिरा ने लिखी थी। और अभी नक्षत्र क्या होते हैं, ये लूनार मेंशंस क्या होते हैं, लूनार मेंशंस क्या होता है, जब हमारे स्काई को जो एंशिएंट स्कॉलर्स थे उन्होंने 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। ये 27 पार्ट्स क्या थे, ये जो हमारा मून है, इन पार्ट्स में हमारा मून ट्रेवल करता है। कहाँ ट्रेवल करता है, और ये अर्थ है, ये अर्थ है ना, ये अर्थ है। और मून इन 27 पार्ट्स में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, इन 27 पाथ में, ठीक है। इन 27 पाथ है, उन 27 पाथ में अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है। और ये जो 27 इक्वल पार्ट्स है ना, ये मून के मान के चलो अलग अलग हाउसेज है। हर दिन वो एक हाउस में होता है, मतलब एक दिन इस हाउस में होगा तो दूसरे दिन इस हाउस में होगा तो तीसरे दिन इस हाउस में होगा। तो 27 डेज में मून अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड। और वो कैसे एक रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड कंप्लीट करता है, जब और वो हर एक दिन और एक दिन में वो एक हाउस में घूमता है, ठीक है। वो एक दिन में एक हाउस में घूमेगा, ऐसे वो 27 दिन घूमता है, और तब वो अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। तो ये जो 27 पाथ है, इन्हीं को क्या बोला गया है, नक्षत्र बोला गया है। ये 27 जो पाथ है, इन्हीं को नक्षत्र से बोला गया है, ठीक है। ये जो 27 पार्ट्स है जिनमें मून घूमता है अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, अर्थ के अराउंड घूमता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, इन 27 अलग अलग पाथ में वो जब रिवॉल्व करता है तो इसको हम बोलते हैं नक्षत्र, लूनार मेंशंस। ऐसे समझो कि मान के चलो मून क्या है, मून को एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उसको 27 हॉस्टल्स में रोकना पड़ेगा, और एक दिन में वो एक हॉस्टल में रुकता है। जैसे जब वो 27 डेज पूरा करेगा वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। 27 डेज वो 27 हॉस्टल्स में रुकेगा, और जब उसका लास्ट हॉस्टल होगा तो उस दिन वो वहां पहुंच जाएगा, उसके डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। ऐसे ही समझो कि ऐसे मून स्काई में ट्रेवल करता है 27 पाथ में, और एक दिन में एक पाथ कंप्लीट करता है, और ऐसे पाथ कंप्लीट करके वो अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर पाता है। और इन्हीं नक्षत्र को देख के, इसी मून के इसको मूवमेंट को देख के जो स्कॉलर्स, इंडियन स्कॉलर्स हैं, वो ये प्रेडिक्ट करते थे कि कब रेनफॉल होने वाला है, कब मॉनसून रेनफॉल होने वाला है, कब विंड का डायरेक्शन चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ये लूनार मेंशन वाला कॉन्सेप्ट था। अब हमारा आता है कि हमारा मॉनसून होता क्या है। देखो मॉनसून मैंने भी बोला कि सीजनल विंड्स होती है। मॉनसून क्या होती है, सीजनल विंड्स होती है। मॉनसून होता है सीजनल विंड्स, और ये सीजनल है। हमारा जो मॉनसून है, ये दो कैटेगरी, हम इंडिया में दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है साउथ वेस्ट मॉनसून, एक है साउथ वेस्ट मॉनसून, एक है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और जो साउथ वेस्ट मॉनसून है इसको समर मॉनसून बोलते हैं, इसको, ठीक है। और ये जो समर मॉनसून है, इस समर मॉनसून ये कैसा होता है, सी टू लैंड, ये सी टू लैंड होता है,
और ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये लैंड टू सी चलता है, ठीक है। मतलब इसमें जो विंड का डायरेक्शन रहेगा, इसमें जो विंड का डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सी टू लैंड चलेगी विंड, और इसमें जो विंड का डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, लैंड टू सी चलेगी विंड, ठीक है। इसमें लैंड टू सी चलेगी, इसमें सी टू लैंड चलेगी। इसमें क्या होगा, जब वो सी टू लैंड चलेगी तो जो विंड है अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी, और जब वो मॉइस्चर लेके आएगी अपने यहाँ पर अपने साथ, तो वो क्या करेगी, लैंड पे आकर जब वो कंडेंस, जो विंड होगी वो कंडेंस होगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे और रेनफॉल होगा, ठीक है। इसके कारण मानसून आता है इंडिया में। तो मानसून कैसे आता है, एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आता है। तो साउथ वेस्ट मानसून को हम क्या बोलते हैं, समर मानसून बोलते हैं। और ये मानसून क्या रहता है, सी टू लैंड रहता है। यहाँ पर जो हमारी विंड है वो सी टू लैंड मूव करेगी, ठीक है, ये दिया है। और जो हमारे जो सी टू लैंड कैसे मूव करती है, आसपास क्या है, हमारे इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और ये जून और सितंबर के बिटवीन में रहता है, ठीक है। और ये होता क्यों है, क्योंकि अनइक्वल हीटिंग इफेक्ट होता है किसके बीच में, लैंड और सी। ये मैंने तुमको लैंड और सी ब्रीज जब पढ़ाया था तब बताया था कि जो लैंड है और सी है, इनका जो ठंडा और गर्म होने का टेम्परेचर वो अलग अलग डिफर करता है। मतलब लैंड जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है एज कंपेरिजन टू सी। सी देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है। इसी के कारण ये जो अनइक्वल हीटिंग पैटर्न है, इसके कारण क्या होता है, हमें प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और क्योंकि इंडिया के, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया तीनों तरफ से, ये जो हमारा पेनिनसुलर वाला रीजन है, ये तीनों तरफ से काय से घिरा हुआ है, ओशियन से। यहाँ इंडियन ओशियन है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी है, यहाँ पर अरेबियन सी है। तो जब हमारी विंड यहाँ से आएगी तो ये सारे ओशियंस के कारण वो क्या लेके आएगी, मॉइस्चर लेके आएगी। जो मॉइस्चर यहाँ पर आएगा धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडियन, यहाँ से साउथ ईस्ट से शुरू होगा और पूरे इंडिया में, पूरे नॉर्थ में फैल जाएगा जुलाई तक, ठीक है। ये अभी हम आगे आके देखेंगे। और ये क्यों होता है, विंड हमारी क्यों मूव करती है, क्योंकि वो सी टू लैंड चल रही है। और अभी क्या सी में क्या है, हाई प्रेशर एरिया है, और लैंड पर क्या है, लो प्रेशर एरिया है। इसीलिए विंड हमारी कैसे मूव करेगी, सी टू लैंड मूव करेगी। देखो अभी देखते हैं कि सी टू लैंड मूव क्यों करती है। देखो यहाँ देखो सी टू लैंड क्यों मूव करेगी, मैंने तुम्हें आगे बोला। देखो समर, देखो मानसून से पहले इंडिया में क्या था, मानसून आने से पहले इंडिया में क्या होता है, समर होता है, ठीक है, समर होता है ना, समर होता है मानसून से पहले। इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बारी, इसको थोड़ा ऐसे साइड कर देती हूँ। समर होता है मानसून से पहले, ठीक है। और मैंने तुम्हें बोला कि हमारी जो लैंड है वो सी के कंपैरिजन में जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती। तो अभी समर था, तो समर के कारण हमारी लैंड क्या होगी, गर्म हो जाएगी, जमीन क्या होगी, गर्म होगी। तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर कमेगा। मैंने तुम्हें आगे ही बताया था कि एयर प्रेशर क्यों कमेगा, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हवा है वो राइज होगी तो नीचे कम लो एयर प्रेशर एरिया बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लो एयर प्रेशर एरिया हो जाएगा, लो एयर प्रेशर एरिया हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सी है ये इसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में तो ठंडी रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया है। क्यों है हाई प्रेशर एरिया, क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम क्यों है, इसके रिलेटिवली कम है, सी का टेम्परेचर लैंड के रिलेटिवली कम है। और एयर प्रेशर यहाँ पर कम है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, और यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर क्या होगा, एयर प्रेशर ज्यादा होगा। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये एक दूसरे के। जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो एयर प्रेशर कम रहेगा, और टेम्परेचर कम रहेगा तो एयर प्रेशर ज्यादा रहेगा। इसीलिए तो जो विंड है वो कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया में विंड मूव करती है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी समर के टाइम पे लैंड गर्म हुई है तो यहाँ का यहाँ पर लो प्रेशर है और सी के पास क्या है, हाई प्रेशर है। तो विंड हमारी कैसे मूव करेगी, सी टू लैंड मूव करेगी। और अगर ये सी से मूव कर रही है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी, और जब वो ये मॉइस्चर लैंड पर लेके आएगी तो अब क्या होगा, मॉइस्चर क्या होगा, मॉइस्चर अगर वो लेके आएगी रेन के फॉर्म, अगर मॉइस्चर विंड अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी तो क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो हम इंडिया में जो रेनफॉल शुरू होता है वो 1 जून को शुरू होता है केरल से, ठीक है। ये केरल से शुरू होगा, फिर कर्नाटक पहुंचेगा, फिर महाराष्ट्र पहुंचेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे करके पूरा सेंट्रल इंडिया कवर करेगा, और 8 जुलाई तक ये पूरा नॉर्थ वेस्ट तक पहुंच जाएगा।
नॉर्थ वेस्ट हमारा जो नॉर्थ पार्ट है गुजरात और राजस्थान वाला, वहां तक पहुंच जाएगा रेनफॉल, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन तक। ये हो गया हमारा ऑनसेट ऑफ मानसून, इसको हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून। अब ये है हमारा रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून में मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट मानसून में बोल सकते हो उसको। इसमें क्या होता है कि अब हमारी जो विंड है, अब हमारी विंड यहाँ पर फिर से डायरेक्शन चेंज कर लेंगी। अब हमारा क्या हुआ, ये रिवर रिट्रीटिंग मानसून है। अब हमारा मानसून जाने लगेगा। अब हमारी विंड कैसे चलेगी, सी टू लैंड टू सी। अब हमारी विंड कैसे चलेगी, लैंड टू सी। क्यों, अब हमारा अक्टूबर आ गया, पानी गिर गया, मतलब अब टेम्परेचर कम होगा, ठंडक आएगी, तो लैंड का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। लैंड का टेम्परेचर कम हो गया। अगर टेम्परेचर कम हुआ है तो एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर ज्यादा होगा। और वहीं अभी एज कंपैरिजन टू लैंड अभी सी गर्म होना शुरू हुई थी, तो सी का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब एयर प्रेशर कम है। और अब विंड मूव कैसे करती है, हाई एयर प्रेशर एरिया टू लो एयर प्रेशर एरिया। तो अब लैंड टू सी चलेगी, विंड। तो अब लैंड टू सी चलना स्टार्ट होगी विंड, मतलब अब हमारा मानसून क्या होगा, रिट्रीट करना स्टार्ट करेगा। तो रिट्रीट करना स्टार्ट कहां से करेगा, नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करेगा। नॉर्थ से 17 सितंबर से ये राजस्थान वाले पार्ट में स्टार्ट होगा, धीरे धीरे 27 सितंबर तक यहाँ पहुंचेगा, फिर गुजरात पहुंचेगा, 25 सितंबर तक गुजरात पहुंच जाएगा, फिर सेंट्रल इंडिया अक्टूबर तक पहुंचेगा, फिर 10 अक्टूबर तक हमको यहाँ महाराष्ट्र वाले एरिया में हमको रेनफॉल देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र उड़ीसा वाले में। 15 अक्टूबर तक वो कर्नाटक तक पहुंचेगा, और ऐसे ऐसे करके 15 अक्टूबर से कर्नाटक से यहाँ पर हमारा मानसून रिट्रीट हो जाएगा, पूरी तरीके से लीव हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ये हो गया हमारा रिट्रीटिंग मानसून वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देखो, एज अ रिजल्ट कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। अब हमारी कौन सी विंड चलेंगी, कोल्ड विंड चलेंगी। दीज विंड्स जनरली डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो वाली जो विंड्स होती है ना, वो जनरली रेनफॉल नहीं लाती है। ये जो विंड्स चल रही है ना, ये जो मैं तुमको बोल रही हूँ कि अब जो 17 सितंबर से मानसून यहाँ से शुरू होगा, ये जो ना अपने साथ ज्यादा वो मॉइस्चर नहीं रखती, क्योंकि अब लैंड टू सी चल रही है। अब लैंड के पास तो मॉइस्चर नहीं है, तो अपने पास ये ज्यादा मॉइस्चर नहीं रहता, तो ज्यादा रेनफॉल नहीं होता। रेनफॉल हमको इस टाइम पे ये नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में देखने को मिलेगा, और यहाँ ये वाला जो पार्ट है ना हमारा ईस्टर्न कोस्ट वाला, यहाँ ये वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। अब इसका रीजन बताती हूँ कि यहाँ क्यों देखने को मिलेगा, यहाँ हमको रेनफॉल देखने को मिलेगा, और इस नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में हमको क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो जब यहाँ से ये जो चल रही होगी ना, हमारी जो विंड यहाँ से चल रही होगी, तो वो क्या कैरी करेगी, मॉइस्चर कैरी, यहाँ से बे ऑफ बंगाल से वो मॉइस्चर ले लेगी, और वो यहाँ मॉइस्चर यहाँ जब वो ईस्टर्न कोस्ट के यहाँ माउंटेन एरिया में टकराएगी, माउंटेन से टकराएगी, ऊपर राइज होगी तो कंडेंस होंगे, बादल बनेंगे, तो रेनफॉल के फॉर्म में जब वाटर ड्रॉपलेट हैवी होंगी तो यहाँ गिरने शुरू हो जाएंगी। तो हमको इस कोस्ट पर हमको बारिश देखने को मिलेगी। कब, ये बारिश हमको कब देखने को मिल रही है, ये हमको मिलेगी रिट्रीटिंग मानसून में, अक्टूबर के टाइम पे। कहां पर, ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। जब हमारी ठंडी एयर चलती है, बे ऑफ बंगाल से winds pass over the Bay of Bengal, they pick up a moisture and cause a rainfall in the eastern coast of India, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and part of Karnataka. And the winter monsoon is important for the rainfall of the southeastern region. और winter monsoon क्यों important है, ये winter monsoon कहलाता है क्योंकि अक्टूबर सितंबर और अक्टूबर से हमारा विंटर शुरू हो जाता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्टर्न रीजन के लिए। जब हमारा ऑनसेट मानसून रहता है ना, तो हम ज्यादा रेनफॉल इस साइड नहीं देखते हैं। जब हमारा ऑनसेट ऑफ मानसून रहता है ना, तो ज्यादा रेनफॉल हमें इस साइड नहीं दिखती। ये आंध्रा और इस साइड, केरल साइड हमको ज्यादा वो नहीं देखते। सॉरी, ये आंध्रा वाला जो पार्ट है ना, इस साइड उड़ीसा वाला पार्ट, ये साइड हमको ज्यादा रेनफॉल नहीं देखती। कब, जब हमारा ऑनसेट ऑफ मानसून रहता है, क्योंकि वो आता कहाँ से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, तो वो यहाँ से फैलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा वो अरेबियन सी है, और वो नीचे से भी पानी लेके आ रहा है, वहां पे नीचे वाले जो सी है वहां से भी पानी लेके आ रही है, वो विंड के पास मॉइस्चर ऑलरेडी है, तो वो इस डायरेक्शन में हमको ज्यादा पानी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून है, वो हमारे साउथ ईस्टर्न पार्ट के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो यहाँ पर मानसून रेनफॉल कॉज करता है। अब मानसून जो है इंडिया के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर मानसून रेनफॉल पे डिपेंड होता है। अगर अच्छा मानसून नहीं होगा तो हमारे रिवर्स और लेक्स में पानी नहीं होगा, हमारा ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल कम जाएगा। अगर ग्राउंड वाटर का लेवल कम गया तो हम वैसे भी हमें खेती में बहुत आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारा पूरा अनाज नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर पानी बहुत कम गिरा, एक तो ये पानी, और उसके पानी कम गिरा तो ड्राउट भी पड़ेगा, सूखा भी पड़ेगा, और पानी ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल हो गई तो उसके कारण फ्लड आ जाएंगे,
उसके कारण फ्लड की सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। और वाइल वीक मानसून कैन लीड टू ड्राउट, और वीक मानसून क्या हो जाएगा, ड्राउट ले जाएगा। इसलिए जो मानसून है वो एक मॉडरेट उसमें होना चाहिए, ना वो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। ये बॉक्सेस में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, ये देखो एक मतलब इंटरेस्टिंग बोल सकते हो। तुमने मेघदत्तम, ये कालिदास के बारे में तुमने अपनी 7th क्लास की एनसीईआरटी के बारे, एनसीईआरटी हिस्ट्री एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। उन्होंने एक बुक लिखी थी मेघदत्तम, ठीक है। मेघदत्तम ये प्ले था शायद जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था। इस प्ले ये उन्होंने 5th सेंचुरी सीई में लिखा था, ठीक है। कॉमन एरा, सीई मतलब कॉमन एरा होता है। उन्होंने 5th सेंचुरी सीई में लिखा था ये, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने ऑनसेट ऑफ मॉनसून की बात करी थी इस बुक में, कि कैसे मॉनसून आता है, सेंट्रल इंडिया में मॉनसून कैसे आता है, उसके उन्होंने बताया था जो मॉनसून क्लाउड्स हैं वो कैसे बनते हैं, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने इस बुक में बात करी थी। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, ये 5th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 5th सेंचुरी में जब हमारे पास कोई वेदर फोरकास्ट वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं थी, फिर भी उन्होंने मतलब इससे ये हमें पता चलता है कि हमारे एंशिएंट जो स्कॉलर्स थे उनको कितना नॉलेज था सारी चीजों से रिलेटेड, वो वेदर का प्रिडिक्ट करने से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड उन लोग को कितना नॉलेज था, ठीक है। एक यहाँ पर एक कुछ इन्फॉर्मेशन ये दी गई है, नेशनल मानसून मिशन। जो नेशनल मानसून मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर स्टार्ट किया था नेशनल मानसून मिशन। ये क्या था, ये इसलिए किया गया था ताकि हम अपनी जो मॉनसून प्रिडिक्शन है, मॉनसून जो प्रिडिक्शंस है उनको एक्यूरेट कर सके, उनको मॉनसून जो प्रिडिक्शन है, मॉनसून फोरकास्टिंग है, मॉनसून फोरकास्टिंग जो है उसको अच्छे से कर सके, उसको और ज्यादा एक्यूरेट कर सके, ठीक है। एक्यूरेसी आ सके ताकि ताकि हम फार्मर्स और जो फार्मर्स है हमारे फार्मर्स की हेल्प कर सके, जो हमारे फार्मर्स हैं फार्मर्स की हेल्प कर सके। डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम में हमें हेल्प होगी, अगर हमें पहले से पता होगा कि इस बार कैसे मॉनसून आने वाला है, कितनी ज्यादा बारिश होगी, इन सारी चीजों के लिए हमने ये जो मॉनसून प्रिडिक्शन के लिए एक ये मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था नेशनल मॉनसून मिशन, ठीक है। इनहेंस मॉनसून प्रिडिक्शन फॉर इंडिया ओवरऑल टाइम फ्रेम्स, ठीक है। मॉनसून प्रोडिक्शंस को इनहेंस करने के लिए हमने ये एनएमएम मिशन शुरू किया था। और मिशन मौसम क्या था, मिशन मौसम जो था वो इसलिए डिजाइन किया गया था, यहाँ पर एनएमएम में नेशनल मॉनसून मिशन किस लिए किया था, ताकि हम मॉनसून प्रोडक्शन को एक्यूरेट बना सके। और मिशन मौसम इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ये हमारा ग्लोबल लेवल पर हमारा जो इंडिया का जो वेदर और क्लाइमेट साइंस है उसमें पोजीशन इंडिया की अच्छी हो सके, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि इंडिया को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाने का मिशन था ये। इसमें क्या था कि जो वेदर है इंडिया का, जो ओवरऑल वेदर और क्लाइमेट है उसको मोर और एक्यूरेट बनाने के लिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए जो इंडिया का क्लाइमेट और वेदर है उसको एक्यूरेट बनाने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए ये मिशन मौसम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। जिसमें क्या था, जिसमें एग्रीकल्चर, ताकि हमको कायम हेल्थ से मल्टीपल सेक्टर्स में हेल्प हो सके, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, इन सारी चीजों में हमारी हेल्प हो सके। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसने मिशन मौसम स्टार्ट किया था। और ये ग्लोबल लीडर, ये हमें इंडिया को एक ग्लोबल लीडर की पोजीशन, हम एक ग्लोबल लीडर पर अपना अच्छा पोजीशन बना सके इसलिए दिया था। और एक ये वेदर रेडी, इंडिया को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्टार्ट बनाने के लिए दिया था। और एक चीज क्या थी, फॉरकास्टिंग इंफॉर्मेशन, और ये एक्यूरेट मतलब एक्यूरेटली हम अपने, ये ऐसा मॉडल था जो एक्यूरेटली फॉरकास्टिंग करेगा, मतलब बहुत ज्यादा सही तरीके से पता चलना कि कब कौन सा वेदर चेंजेस होने वाले हैं, किस तरीके का क्लाइमेट चेंजेस होने वाले हैं, उसके ऊपर ये मिशन मौसम डिपेंड था, ठीक है, लॉन्च था। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। इस साल तुमने नोटिस किया होगा कि समर कितनी ज्यादा गर्म थी, इस बार समर में कितना ज्यादा टेम्परेचर जा रहा था, है ना। रेनफॉल भी कहीं कहीं ऐसी हुई है कि फ्लड ही आ गया है, बहुत ज्यादा फ्लड की सिचुएशन देखी है हमने, ठीक है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इन सब का कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा वेदर, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस के कारण ये सारी हमें समर में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने लगा है, क्लाइमेट चेंजेस है ना ये तो, कि रेनफॉल, अब पहले इतना रेनफॉल फ्लड नहीं आता था, अभी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है, पहले इतना टेम्परेचर कहाँ जाता था। इस बार की समर बहुत ज्यादा गर्मी थी, इस बार कितनी ज्यादा गर्मी पड़ी है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि हमारे वेदर पैटर्न, हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन बदल रही है। बहुत टाइम तक हमने देखा है कि ये नोटिस बहुत सारे, जब हम देखते हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई क्लाइमेट में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर कुछ एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम क्लाइमेट चेंजेस बोलेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द वेदर पैटर्न सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, जब विंड, जैसे कि विंड का पैटर्न चेंज हो गया,
विंड पैटर्न चेंज हो गया, टेम्परेचर हम लोगों का ज्यादा होने लगा, समर में इस बार टेम्परेचर कितना ज्यादा था, रेनफॉल ज्यादा होने लगी है। तो जब ये सारी चीजें जब चेंज होने लगती है, ये सारे वेदर कंडीशन चेंज होने लगते हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, अभी अभी हम बहुत सालों से देख रहे हैं, कुछ सालों से देख रहे हैं कि कितना ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, फ्लड्स आने लगे हैं। क्यों हो रहा है ये सारे, इस सारी चीजों का रीजन क्या है? अभी ये क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। अब इस क्लाइमेट चेंज के पीछे रीजन क्या है कि क्यों हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत सारे कॉजेज क्या है इसके, कॉजेज क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से क्या होगा? कार्बन एमिट होगा, कार्बन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल गैसेस, इंडस्ट्रियल वेस्ट गैसेस। क्यों? फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से क्या होगा? फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से क्या होगा? कार्बन निकलेगा। अब वो कार्बन कहाँ जाएगा? अब प्लांट्स तो तुम्हारे है ही नहीं, तुमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, प्लांट्स काट दिए, अब वो कार्बन को कौन लेगा? कार्बन तो पूरा एनवायरमेंट में रहेगा, और जितना ज्यादा कार्बन एनवायरमेंट में रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा? टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। क्योंकि ये जो कार्बन होता है ये क्या करता है? ये जो कार्बन जो हमारा इमिट हो रहा है, जैसे हम जो ये क्या बोलते हैं, जैसे कि हम जो पेट्रोलियम वगैरह, जो कोल, ये सारे जो पेट्रोलियम, यहाँ दे जो पेट्रोलियम, जब हम पेट्रोलियम, कोल, इस तरीके की जो चीजें, अगर हम ये फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स मैं बोल रही हूँ ना, इसमें यही सारे पेट्रोलियम, कोल, ये सारी चीजें आ रही है। जब हम इनको ज्यादा बर्न करेंगे तो ये क्या करेंगे? कार्बन एमिट करेंगे, कार्बन एमिट करेंगे, राइट। जब ये कार्बन एमिट करेंगे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में बढ़ेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ले कौन लेता था? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करता था? प्लांट्स करते थे। लेकिन प्लांट्स तो हमने काट दिए, प्लांट्स तो है ही नहीं, तो प्लांट्स नहीं है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? ये रहेगा इन्वायरमेंट में, ये अब इन्वायरमेंट में रहेगा, ये एटमॉस्फेयर में रहेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में क्या करेगा? बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या? जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा? हीट ट्रैप करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हीट, जो सन से जो हीट आ रही होती है ना एटमॉस्फेयर में, उसका कार्बन डाइऑक्साइड करता है उसको ट्रैप। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट को ट्रैप करता है। हीट को क्या करता है? ट्रैप करता है, जो सन से आ रही होती है। और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा उतनी ज्यादा वो हीट ट्रैप करेगा, और उतना ज्यादा हमारे अर्थ का टेम्परेचर रहेगा। अर्थ का टेम्परेचर भी उतना ज्यादा रहेगा, जिसके कारण क्या होगा? ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा भी पड़ेगा। बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस देखोगे आप, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके एग्रीकल्चर फ्लड्स आएगा तो एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरा लाइवलीहुड, हमारे इकोनॉमिक लाइवलीहुड पे फर्क पड़ेगा, हमारी सोशल लाइवलीहुड पे फर्क पड़ेगा, ह्यूमन हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, हमारा पूरा ओवरऑल पूरा लाइफ चेंज होगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारा बायोडाइवर्सिटी भी लॉस होगा। बहुत सारे अभी तुमने देखा होगा कि अभी हमको स्पैरो देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, वो इस एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, वो इतनी हीट सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी अब स्पीसीज ही नहीं पाई जा रही है, खत्म होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस इकोसिस्टम में, इस एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना हार्श एनवायरमेंट हो गया है, ठीक है। रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट, जब बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, जब ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं वो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट क्या रहता है? जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कहाँ एमिट हो, कहाँ रिलीज हो? एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट, जिसके कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस, अगर ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा रहेगा, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा अगर एनवायरमेंट में रहेंगी तो क्या होगा? हीट बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या करती है? हीट को ट्रैप करती है। हीट को क्या करती है? ट्रैप करती है। हीट को ट्रैप करेंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा पूरा इकोसिस्टम चेंज होगा, हमारा पूरे ओवरऑल एनवायरमेंट को इफेक्ट पड़ेगा उससे, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है कि तुम अपना कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम कर सकते हो, या तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है उसको ट्रैक कैसे करना है। ये उसमें ये हर एक, जैसे ये तुम्हारा एमसीक्यू टाइप में दिया है, तो 4 ऑप्शंस दिए हैं जो तुम, जैसे डेली तुम ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज करते हो? साइकिल से जाते हो, वॉक करके जाते हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, या प्राइवेट कार से शॉर्ट डिस्टेंस प्राइवेट कार से अपने स्कूल आते हो। ये सारी चीजें, फ्लाइट्स कितने, एक साल में कितनी बार फ्लाइट्स यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी कब तुम स्विच ऑफ, अपने जब तुम रूम से चले जाते हो तो क्या तुम फैंस और लाइट्स ऑफ करते हो कि नहीं, क्या अपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जो लाइट और फैंस है, वो भूल जाते हो पूरी तरीके से स्विच ऑफ करना, या कभी स्विच ऑफ कर देते हो, कभी नहीं करते हो। इस तरीके की इसमें आपको टिक लगाना है। तो ये जो दिया गया है ना, लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को मार्क्स देना है कि आप क्या यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं।
वाटर और प्लास्टिक्स का। फिर आपको अपने आप को स्कोर देना है, जैसे लो इम्पैक्ट के लिए 1 पॉइंट है, मीडियम इम्पैक्ट के लिए 2 पॉइंट है, हाई इम्पैक्ट के लिए 3 पॉइंट है और वेरी हाई इम्पैक्ट के लिए 4 पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज दी गई है कि अब अपना जो क्लाइमेट चेंज जैसे ये जो हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, इसको हम रोक कैसे सकते हैं, इसको हम बचा कैसे सकते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन है, इसको बहुत सारी चीजें तरीके से आप ना बचा सकते हैं। ये जो इन्वायरमेंटल जो डिजास्टर्स हो रहा है ना, इन्वायरमेंट में जो डिजास्टर हो रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, जो कार्बन इतना इमिट हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कम कैसे कर सकते हैं हम अपने प्लांट्स, एफॉरेस्टेशन करके हम बहुत जितने ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतना अच्छा होगा हमारे एनवायरमेंट के लिए, उतना ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना, जैसे कि सोलर एनर्जी। अभी सोलर वो सब लोग सोलर पावर प्लांट सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं अपने घर पे। ठीक है, तो इन सारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना। ठीक है, और इफॉरेस्टेशन करना, रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्सेज का यूज करना, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का जुडिशियल यूज करना, वाटर का सही तरीके से यूज करना, ज्यादा वाटर वेस्ट ना करना, क्योंकि जितना ज्यादा वाटर हम वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारा ग्राउंड लेवल वाटर भी कम हो रहा है। बारिश का अभी फ्लड आ जाता है, नहीं तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर है उसके लेवल में वो कमता जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कमता जा रहा है। तो हमको उसका जुडिशियल यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का हमको जुडिशियल यूज करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि देखो डेवलपमेंट तो जरूरी है, डेवलपमेंट हम अगर हमको आज के दुनिया के साथ रहना है तो हमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल। ये डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमको फोकस करना चाहिए, जहां पर हम रिसोर्सेज का ऐसे यूज करें जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन को कोई इफेक्ट ना हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज, किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं अगर हमको ये कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, अगर हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना है तो। ठीक है, और आप लोग क्या सोचते हैं और क्या कर सकते हैं, सोचिए और डिस्कस करिए अपने क्लासमेट्स के साथ। देखिए, अभी की यहाँ पर केस स्टडी दी गई है कि कैसे हमारा अभी जो क्लाइमेटिक चेंजेस है वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंट को। एक पंजाब फ्लड का केस स्टडी दिया गया 2025 का। पंजाब में फ्लड आया था। पंजाब में 3 नदियां बहती हैं, रवि, सतलुज और बीन। एक घाघर भी है, घाघर करके एक नदी है। ये 4 नदियां पंजाब में बहती हैं और इनके ओवरफ्लो के कारण क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है पंजाब में, जो कि बहुत डिजास्टर्स फ्लड होता है, जिसके कारण बहुत इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। लोगों के घर उजड़ जाते हैं, जमीन चली जाती है, एनिमल्स की डेथ हो जाती है बहुत सारे। तो ये क्यों होता है, देखो जो रवि और सतलुज ये 3-4 नदियां हैं जो यहाँ से बहती हैं। देखो उस टाइम पर जो मानसून आया था पंजाब में, जो उस टाइम पर जो मानसून आया था वो ऑलरेडी बहुत हैवी मानसून था, बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ था। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी रेनफॉल, ये मानसून जब हुआ था उसके कारण तो नदियां पूरी हो ही गई थी, पूरा ओवरफ्लो, पूरा नदियां भर चुकी थी। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, यहाँ पर ना हमारे वेस्ट में इंडिया के वेस्ट में एक मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी से एक विंड चलती है, ठीक है, वहां से विंड वहां से डायरेक्शन चेंज करती है, वहां से एक मॉइस्चर विंड आती है, मॉइस्ट विंड। इसमें मॉइस्चर रहता है, इस विंड में क्या रहता है, मॉइस्चर। ये जो विंड आती है सी से आ रही है, सी टू लैंड आ रही है, तो मतलब इसमें क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा। वहां से विंड चल रही है, सी टू लैंड चल रही है, तो मॉइस्चर रहेगा। तो ये विंड पहले कहाँ जाएगी, ईरान जाएगी, फिर अफगानिस्तान जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, अफगानिस्तान जाएगी, फिर कहाँ आएगी, पाकिस्तान आएगी, फिर पाकिस्तान से हमारे नॉर्थ इंडिया साइड आएगी। कहाँ आएगी, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में अब हमारे नॉर्थ में क्या है, माउंटेन्स है। नॉर्थ इंडिया में क्या है, माउंटेन्स है, माउंटेन्स है ना। तो जब ये विंड माउंटेन से टकराएगी तो माउंटेन क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ वो कर देंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी, माउंटेन से टकरा के ये ऊपर की तरफ राइज होगी, तो क्या होगी, इसका टेम्परेचर क्या होगा, कमेगा, ठंडी होगी। ये ठंडी होगी तो कंडेंस होगी, तो क्लाउड फॉर्म करेगी। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट जो क्लाउड्स में रहेंगे, जब ये हैवी हो जाएंगे तो रेन के फॉर्म में गिरना स्टार्ट करेंगे। तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मानसून, तो पहले साउथ वेस्ट, जो मैंने तुमको मानसून से अभी पढ़ाया था, तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण तो ऑलरेडी यहाँ पर रेनफॉल हुआ ही था। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी पंजाब, जम्मू कश्मीर और ऊपर लद्दाख वाला जो एरिया है, जम्मू कश्मीर वाला,
पंजाब वाला, उस एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है इस टाइम पर, वेस्टर्न मानसून के कारण भी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो मानसून बहुत ज्यादा था उस टाइम पर, अच्छी खासी बारिश हुई थी, तो रिवर्स ऑलरेडी फुल थे, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रिवर क्या हो जाते हैं, ओवरफ्लो कर जाते हैं। तो जब ये 3-3 4-4 नदियां एक जगह से जाती हैं, अगर वो ओवरफ्लो करेंगी तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, फ्लड आएगा। ये तो हो गया क्या, ये हो गया तुम्हारा नेचुरल कॉज, कि जो मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया तुमको, सडनली देखिए मानसून बहुत ज्यादा हैवी मानसून था उस टाइम पर, ठीक है। और फिर जो इंटेंसिफाइड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण तो जो मॉइस्चर आया, जिसके कारण रेन हुई, उसके कारण ये जो इतना ज्यादा रेन हुआ कि सिर्फ पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब यहाँ भी हमने बारिश देखी। और ये जो इसके कारण जो मेजर रिवर्स थी वो पंजाब में है, सतलुज, बीज, रावी और घाघर। इनके कारण हमको पंजाब में बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस फ्लड देखने को मिला, जो कि बहुत ज्यादा हमको डैमेज कॉज करके गया था, ठीक है, इस रेनफॉल के कारण। फिर ह्यूमन मेड कॉज क्या थे, ह्यूमन मेड, ये तो होगा हमारे नेचुरल कॉज की, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और जो रिवर्स थी वो ओवरफ्लो कर गई थी और हैवी मानसून हुआ था। पर ह्यूमन मेड कॉज क्या थे, ह्यूमन मेड क्या थे, देखो रिवर एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि हम फ्लड का जो फ्लड जो हो रहा है, जो फ्लड आया है ना, उसको हम कम कर सके, उसका जो फ्लो है उसको कम कर सके। तो ये रिवर एम्बैंकमेंट जो होते हैं, ये क्या थे, एक सेकेंड, रिवर एम्बैंकमेंट क्या थे, ये बहुत वीक हो गए थे, बहुत ओल्ड और वीक हो गए थे, ठीक है, कमजोर हो गए थे, क्योंकि बहुत पुराना वो है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना अच्छा नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है। तो ये जो इनका कुछ रिन्यू नहीं कराया, ये वही पुराना एम्बैंकमेंट था, ठीक है, रिवर एम्बैंकमेंट थे, तो ये उस चीज को, उस फ्लो को नहीं झेल पाए, ठीक है, क्योंकि ये वीक हो चुके थे, ओल्ड थे। और दूसरा क्या था, जो फार्मर्स थे, फार्मर्स या जो लोगों की जो जमीन थी, लैंड थी, और या जो लोगों के घर थे, जो लोगों के घर थे ना, वो बहुत पास पास थे, मतलब जो सी के बहुत आसपास इन लोगों ने घर बना के रखे थे। जो जमीन ज्यादा था, उनकी जो जमीन वगैरह थी वो भी बहुत पास में ही थी उन रिवर के। तो उसके कारण क्या हुआ, जो फ्लड आया ना, तो रिवर को उतनी जगह नहीं मिली फैलने की, तो उसके कारण क्या हुआ, लोगों के घर डूब गए, जमीन डूब गई, ये सारी चीजें वहां पर डूब गई, जिसके कारण बहुत सारा लॉस देखने को मिला, ठीक है। built houses and farms too close to the rivers, reducing the natural space where flood water could spread safely। क्या हुआ था कि जो हाउसेज और जो फार्म्स है वो रिवर के बहुत क्लोज बना दी थी, जिसके कारण जो नेचुरल स्पेस है फ्लड वाटर को फ्लो करने के लिए वो कम गई, जिसके कारण क्या हुआ, फ्लड हमको बहुत ज्यादा देखने को मिला कि जो घर है वो डूब गए, लोगों की जान चली गई, लैंड, लोगों की जो जमीन है वो डूब गई, ठीक है। और दूसरा चीज क्या थी, जो हमारे जो डैम होते हैं, डैम और जो रिवर्स होती है, इनकी वाटर कैरिंग जो कैपेसिटी थी वो भी खत्म हो चुकी थी। इनकी कैसे खत्म हो चुकी थी, ओवर द टाइम क्या होता है कि डैम में और रिवर्स में जो स्लिट होती, जो रेत होती है, जो मिट्टी होती है, वो जम जाती, जिसके कारण इनकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी थी वो नहीं थी इनमें, कि वो और ज्यादा वाटर कैरी कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ, इन लोग डैम में और रिवर में वाटर कैरी नहीं हो पाया, तो वाटर क्या हुआ, ओवरफ्लो हुआ। इसका मतलब क्या होगा, फ्लड आएगा, ओवरफ्लो होने के कारण क्या हो गया, फ्लड आ गया, ठीक है। तो ये ह्यूमन मेड कॉज थी। ह्यूमन मेड कॉज क्या थे, ये रिवर एम्बैंकमेंट, हमारी सबसे बड़ी लापरवाही है कि हमको पहले से डिजास्टर के लिए प्रिपेयर, फ्लड के लिए प्रिपेयर रहना था, ये हमको रिन्यू कराना था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। फार्मर्स को हम लोग ये गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो फार्मर्स हैं, जो हाउसेज हैं, उनको रिवर के आसपास ना बनने दे, ताकि ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में आके ना बने, ठीक है। और दूसरा क्या था कि जो वार्निंग थी, जो फ्लड की जो वार्निंग थी ना, ये बहुत लेट कम्युनिकेट की गई, जिसके कारण लोग प्रिपेयर नहीं हो पाए और बहुत ज्यादा लेट हो गए, जिसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिला, ठीक है। और ये डैमेज जैसे कि इफेक्ट क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई फ्लड में, कई लोगों का घर छूट गया, रिलीफ कैंप्स में वो रहना पड़ा उन लोगों को, कई लोगों की जो फार्म लैंड थी, जो जमीन थी, वो पूरी पानी में बह गई, क्रॉप्स खराब हो गई, जो पैडी जैसी जो क्रॉप्स लगाई थी लोगों ने वो पूरी खराब हो गई, पॉल्यूटेड डेली फार्म, मतलब लोगों की जो क्या बोलते, जो बफेलो, काऊ वगैरह जो एनिमल्स थे, उन लोगों की, उनकी भी डेथ हुई, जो चिकन्स वगैरह थी, मतलब जो एनिमल्स जो थे उस फ्लडेड वाटर के कारण बीमार पड़ गए और डेथ हो गई उनकी, बहुत सारे लोगों की भी डेथ हुई इसमें। जो रोड्स थे, ब्रिजेस थे, ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, क्योंकि सारे सब लोग सबमर्ज हो गए थे उसमें, ठीक है। कुछ क्लासरूम डिस्कशन के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए कि आप अगर जो ह्यूमन एक्टिविटीज या जो नेचुरल फैक्टर्स है वो क्या ज्यादा इफेक्ट करता है, फ्लड पर किसका ज्यादा इफेक्ट है, इनको कंपैरिजन करना है तुमको कि नेचुरल फैक्टर्स ज्यादा इफेक्ट करते हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा इफेक्ट करती है फ्लड को। और क्या आपको क्या लगता है कि अगर बेटर प्लानिंग कर दें तो क्या हम डैमेज कम कर सकते थे, ये सारा कुछ आपको अपने क्लास में डिस्कस करना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसने क्या गाइडलाइंस दी है फ्लड को मैनेज करने के लिए, उसने क्या गाइडलाइंस दी है। व्हाट इज इफ यूथ, एक रोल स्टूडेंट और यूथ क्या रोल प्ले कर सकते हैं डिजास्टर के लिए प्रिपेयर, डिजास्टर के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहने के लिए जो यूथ है और जो स्टूडेंट्स है वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ
ये कंक्लूजन है ओवरऑल जो हमने चैप्टर में जो पढ़ा है उसका ये कंक्लूजन है कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कौन कौन सी गैसेस से, डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना है, जिसमें मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जिसके साथ कुछ स्मॉल अमाउंट में अदर गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होता है और डस्ट होता है, जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, हेल्प इन फॉर्मिंग द क्लाउड्स एंड कॉज रेनफॉल, जो कि रेनफॉल क्लाउड्स फॉर्म करता है जो एटमॉस्फेयर, और उसके कारण क्या होती है, रेनफॉल होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीजनल, जो क्या होता है, सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड्स होता है, जिसके जो क्या होता है, मानसून, जो कि हमारी फार्मिंग, एग्रीकल्चर और हमारी लाइफहुड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेनफॉल, ठीक है, जो रेनफॉल कॉज करता है, ये किसके कारण हो रहा है, एटमॉस्फेयर के कारण, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स, एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर से बना है, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, जो कि अलग अलग रोल प्ले करती हैं अपना एटमॉस्फेयर में, अर्थ को बहुत सारी चीजों से बचाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती हैं, क्योंकि ओजोन लेयर जो थी वो भी एटमॉस्फेयर में होती है, मीटेरोइड्स जो बर्न होते हैं वो मेसोस्फियर में होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो हमको ये जो डिफरेंट लेयर्स एटमॉस्फेयर की वो देती है, ठीक है। वेदर क्या होता है, जो डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको हम वेदर बोलते हैं, और क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एवरेज वेदर होता है किसी भी जगह का उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। इंडिया का क्या है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट बोलते हैं, इंडिया का जो क्लाइमेट होता है उसको ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट बोलते हैं, और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने इंडिया के जो 12 महीने हैं, 12 मंथ्स है, उनको 4 सीजन में डिवाइड किया गया है। वो 4 सीजन क्या है, विंटर, समर, मानसून एंड पोस्ट मानसून, ठीक है। ये आपका क्लास था, और इसमें कुछ यहाँ पर भी दिया, ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म चेंज इन वेदर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लाइमेट चेंज मैं बता चुकी हूँ, क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि वो जो लॉन्ग टर्म चेंज होता है वेदर में, जो लॉन्ग टर्म चेंज होता है जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, फ्यूल्स को बर्न करना, पेड़ काटना, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है और वेदर कंडीशन चेंज हो जाती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिलती है हमको, ठीक है। और हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम एनर्जी सेव कर सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करके, ट्रीज प्लांट करके, जितने ज्यादा ट्रीज लगाएंगे उतना अच्छा होगा। लिविंग इन मोर इको फ्रेंडली वेज में रहना, इको फ्रेंडली वेज में आप कैसे रह सकते हैं, जैसे कि आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बाइक, कार का यूज ना करके आप पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल का यूज करिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए ऐसे। और जो अभी आप कभी कोई रूम छोड़ के जाओ तो अपना ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद करके जाओ, पंखा बंद करके जाओ, वाटर जितना ज्यादा वाटर सेव कर सकते हो उतना वाटर सेव करो, ये सारी कुछ चीजें, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर योर चैप्टर 3 atmosphere and climate. I hope you have understood what I have taught you in this chapter. That's all from my side. Thank you.